अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, व्हाट्सएप के ज़रिए जजेस की तब्दीली के मामले की असल हकीकत क्या है और नैब कवानीन पर क्या अपोजिशन तैयार है इसमें तरमीम के लिए, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी औरत कार्ड के इस्तेमाल का सोच रही है। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें बात करेंगे कि कश्मीर में मजालिम की दास्तानें रकम करने के बाद मोदी ने भारत में बसे मुसलमानों पर भी ज़िंदगी तंग कर दी है। क्या मुसलमानों के खिलाफ मोदी के इक़दामात किसी आलमी साजिश का नतीजा हैं? लेकिन हम पहले बात करने जा रहे हैं जजेस की तब्दीली के मामले को मुतनाज़ा हुकूमत ने बनाया या फिर अपोजिशन ने इस पर सियासत की है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो मामला सबसे मुतनाज़ चल रहा है वो है एहतसाबी अमल। एहतसाबी इदारे नैब की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को अपोजिशन, नैब और हुकूमत का गठजोड़ करार देती रही है और अब भी देती है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत नैब के इदारे की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। जबकि हैरान कुन तौर पर यही वो वाहिद मामला है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन पहले दिन से ही मुत्तफिक थे कि नैब कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए। नैब कवानीन में तरमीम का इंदिया वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने गुज़श्ता हफ्ते दिया था और ये कहा था कि हम जल्द नैब कवानीन में तरमीम का जो मुसवदा है इसको पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा। जबकि खबरें ये भी हैं कि अपोजिशन ने नैब कवानीन में हुकूमती जो तरमीम है उनको मुस्तरद कर दिया है। सवाल यह है कि अपोजिशन के रद्दअमल के बाद हुकूमत फिर नैब तरमीमी जो बिल है ये पार्लियामेंट से कैसे पास करवाएगी, सेनेट से कैसे पास करवाएगी, क्या इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करवाया जाएगा। अहम सवाल ये भी है कि नैब कानून में मुजवज़ा तरमीम के बाद नैब का दायरा इख्तियार क्या महदूद नहीं हो जाएगा। क्या ये समझा जाए कि हुकूमत नैब के नाखून तराशने की कोशिश कर रही है, इसको टुतलस किया जा रहा है। और क्या इन तरमीम के बाद ये भी कहा जा सकता है कि नए पाकिस्तान में नया नैब होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती का मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी की है। सवाल यह है कि पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय ना होने की सूरत में सदर अरकान इलेक्शन कमीशन की तैनाती के अहकाम क्या जारी कर सकते हैं। अपोजिशन इसको कबूल नहीं कर रही है, जबकि एहतसाब अदालत और खुसूसी मनशियात अदालत के जजेस की व्हाट्सएप पर तब्दीली की खबरों ने भी हुकूमती ये जो इकदाम है इसको मतनाज़ बना दिया है, कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है। सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले ज़्यादातर कानूनी इकदाम आखिर मतनाज़ क्यों हो जाते हैं, क्यों ये कन्फ्यूजन जो है ना वो पैदा हो जाती है हर बार। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, सबसे पहले ज़रा नैब कवानीन की बात कर लेते हैं। उसमें हुकूमत हो, अपोजिशन हो, नैब कवानीन से मुतालिक दोनों के ही तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। ना नून लीग ने अपने दौर में इसमें तरमीम के बारे में, तब्दीली के बारे में सोचा और ना ही पीपल्स पार्टी ने सोचा, और अब वो जब कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो कहा जा रहा है कि एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो तजावीज़ आप लोगों ने दी हैं, जो मुसवदा बनाया है, क्या वो ये नहीं समझा जाए, क्योंकि जब भी ऐसी तब्दीलियों की बात होती थी तो नैब की तरफ से एक मौक़िफ़ आता था कि टुथलेस करने की कोशिश की जा रही है, नाखून तराशने की कोशिश की जा रही है, इससे अच्छा आप नैब का इदारा ही बंद कर दें। ये तासुर क्यों दिया जा रहा है? नहीं, पता नहीं क्यों दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं कि ये जो तमाम प्रपोजल्स हैं ये मैं नैब के चेयरमैन साहब से, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब से, उन दोनों से ये डिस्कस कर चुका हूं और दोनों ही बड़े पॉजिटिव हैं इसके बारे में और दोनों ही इस बारे में कम्प्लीटली ऑन बोर्ड हैं। और ऐसा एक तो देखिए ये तासुर ही गलत है कि नैब के कोई हाथ पैर या नाखून काटे जा रहे हैं, उनको टूथलेस बनाया जा रहा है। देखिए बात क्या है, एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। वो बैलेंस ये है कि अगर नैब का कोई ऐसा अमल है जिससे कोई अब्यूज़ हो रहा है, कोई ऐसी अवामिल हैं जिसको करेक्शन की ज़रूरत है, तो उनको होना चाहिए, लेकिन जो एहतसाब का अमल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो एक तरमीम जो चीज़ तजवीज़ दी गई है, मतलब कि जो तब्दीली की बात की गई है कि नैब ने अगर तहकीकात एक बार बंद कर दी तो वो केस दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। किसी भी तहकीकात का टाइम फ्रेम क्या है फ़ारूक साहब? एक बात। दूसरी बात ये कि नून लीग तो अब तक ये बात कहती है कि नैब ने इतना अरसा हो गया, निकाला क्या है, कितने पैसे किसी से निकलवा लिए हैं, तहकीकात में कुछ साबित तो होता नहीं है। तो इससे ये भी तासुर पैदा हो रहा है कि शायद बहुत से जेन्युइन केसेस भी बंद हो जाएंगे। 3 महीने का टाइम है या 6 महीने का टाइम है, कोई ताउन ही नहीं करेगा नैब के साथ। एक दफ़ा केस बंद हुआ दोबारा खुलेगा ही नहीं, तो ये एक नई फिर बहस छिड़ जाएगी, एक नया मामला खड़ा हो जाएगा। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं कि नैब पर भी एक फ़र्ज़ ये आता है कि जब
भरपूर एविडेंस किसी के ख़िलाफ़ हो और जब भी कार्रवाई वो शुरू करें तो फिर ऐसे केसों की कार्रवाई शुरू करें जो कि बिल्कुल सामने हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, ब्लैक एंड वाइट है। और किसी को भी नैब का ना तो एक टूल नहीं बनाना चाहिए किसी को हरास करने के लिए, बल्कि ये तो अपोजिशन कहती रही है, ये तो जर्नलिस्ट कहते रहे हैं, सारे लोग ये कहते रहे हैं कि जी नैब को किसी भी तरह एक ऐसा इदारा नहीं बनना चाहिए जिसमें नैब हरास करे। अब इसका एक और भी एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ऐसे वो लोग जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है, जिनका ताल्लुक किसी भी तरह दो प्राइवेट लोग हैं, अगर उनका डिस्प्यूट है तो क्या नैब को उसमें आना चाहिए? क्या अगर नैब को उसके दायरे इख्तियार प्राइवेट लोगों के अगर ख़त्म नहीं होंगे तो क्या बिजनेसमैन मईशत का पहिया चला सकेंगे? क्योंकि देखिए बिजनेसमैन तो यही है, हमें कोई बाहर से अमेरिका इंग्लैंड से बिजनेसमैन नहीं आएंगे, बल्कि अगर इन बिजनेसमैन को फैसिलिटेट नहीं किया तो ये फिर उसी तरह है कि पानी जिस तरफ निकास देखता है उस तरफ चला जाता है। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारा बिजनेसमैन देखता है, माजी में भी वो बांग्लादेश चला गया, अफ्रीका चला गया, दुबई चला गया, अमेरिका चला गया, तो कैसे इसको रोका जाए? तो बहरहाल जरदारी साहब का जो एक मौक़िफ़ था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, फरूख साहब बिल आखिर आप लोग मान गए कि वाकई नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं, वो कुछ और है। देखिए जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की बात कुछ और है। वो तो देखिए उस तरह के केस जो हैं कभी भी नैब का जो दायरा इख्तियार है ऐसे केसों पे ख़त्म नहीं होगा कि जहाँ फ्रंट मैन हो, और फ्रंट मैन जो हों वो पॉलिटिशियंस हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, उनकी अगर करप्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो ऐसे कोई भी केसेस जो हैं उसी तरह चलेंगे, उनके लिए किसी भी तरह कोई लैक्सिटी नहीं है। लेकिन प्योर एंड सिंपल मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके 2 पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी तरह किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से नहीं है, तो क्या नैब का इख्तियार उनमें होना चाहिए कि एक आदमी के अगर नैब में जान पहचान है वो दूसरे आदमी को ब्लैकमेल कर दे, हरास कर दे? तो ऐसे मईशत नहीं चलेगी। नैब का जो काम है वो यही काम है कि मेगा करप्शन जो है उसको देखे, और वो मेगा करप्शन के लिए किसी भी तरह नैब की कोई भी दायरा इख्तियार ना तो ख़त्म हो रहा है ना होगा। अच्छा, तो ये नैब के इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम फ्रेम है वो कितना होगा, या ये केस टू केस वेरी करेगा? लेकिन ये अभी अंडर डिस्कशन है। ये एक प्रपोज़ल है कि उसको 3 महीने रखा जाए या 6 महीने रखा जाए, बल्कि ये ऑपोजिशन से एक दफ़ा बातचीत हो रही थी, उनकी ये बड़ी इंसिस्टेंस थी कि जनाब कोई ना कोई इसका टाइम फ्रेम रखा जाए। फिर ये भी ऑपोजिशन की ही एक रिक्वायरमेंट थी कि एक दफ़ा अगर कोई समझे कि भरपूर इन्वेस्टिगेशन नैब कर ले तो दोबारा केस को रीओपन नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसी के हिसाब से होता है कि डबल जेपर्डी नहीं होती, एक ही दफ़ा 2 चीज़ों पे किसी भी चीज़ पे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन नहीं होती। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन अपोजिशन से हुई थी हमारी काफ़ी महीने पहले, और ये हमने सारी बातें नहीं मानी उनकी। उनका तो 25-30 एक बड़ी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये अगर कोई 7, 8, 9, 10 ऐसी चीज़ें हैं जिससे नैब का अब्यूज़ ख़त्म होता है, नैब टूथलेस नहीं होती, उसी तरह करप्शन की इंक्वायरीज़ करें, लेकिन अगर कोई अब्यूज़ है वो ख़त्म होती हैं, बिजनेसमैन फैसिलिटेट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसने काम बिल्कुल छोड़ दिया है वो जायज़ केसों में काम करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है। ये इस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो हमारा जर्नलिस्ट कुछ थोड़े से 2-3 हैं जो बहुत ज़ोर से इसको अपोज कर रहे हैं, मैं उनको ओपन ऑफ़र सबको दी है कि काइंडली आप हमें लिख के बताइए कि आपकी क्या प्रपोजल्स हैं। इसीलिए हमने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं कि इस पे एक बहस हो, और यानी बिहाइंड द क्लोज डोर्स, रात की तारीकी में नहीं होने जा रहा। आप हमें इसको क्लैरिटी से बताएं। किसी को, बल्कि मैं आपसे भी कहता हूं, किसी को भी अगर इसमें इन प्रपोजल्स में ज़रा सा भी कोई इफ एंड बट है, प्लीज़ लॉ मिनिस्ट्री को फ़ौरन आप 1 आध दिन में लिख के दें। अच्छा, अब जरा इलेक्शन कमीशन के जो अरकान की तकर्रुरी का मामला चल रहा है, ऑपोजिशन इस पर भी वावेला मचा रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया उनसे हलफ लेने पर। ये क्या सारा मामला है? जाहिर है जो एक चलता आ रहा है आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, जो ऑपोजिशन ये बात करती है कि लीडर ऑफ द हाउस
और ऑपोजिशन लीडर को मिलकर ये बात करनी होती है, मुशावरत करनी होती है, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब की तो बनती नहीं है ना शहबाज शरीफ साहब से, वो तो बात भी करना पसंद नहीं करते, मुशावरत करना तो बड़ी दूर की बात है। ये तो चले एक साइड पे हो गया, फिर पार्लियामानी कमेटी में भी अगर आपका ये मामला हल नहीं होता है तो फिर क्या ऑप्शन होता है, फिर आइन में क्या तरीक़ाकार है कि अगर इन 2 स्टेप्स पर आपका ये मामला हल नहीं होता तो थर्ड नेक्स्ट स्टेप क्या है? आइन साइलेंट है, और आप उनसे पूछें जिन्होंने 18वीं तरमीम की ये शेख बनाई, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन उनसे पूछें कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों नहीं रखा है इसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का या डेडलॉक रेजोल्यूशन का तरीक़ेकार। अब कानून ये है जो मैं समझता हूँ कि अगर तो बिल्कुल डेडलॉक इस तरह का हो जाए तो आइन साइलेंट है, कानून साइलेंट है, तो गवर्नमेंट का फिर डिस्कशन होता है, और गवर्नमेंट का डिस्कशन ऐसा तरीके से इसी तरह है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक न्यूट्रल एंटिटी होता है लीगल थ्योरी में, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में, और उसने फिर ये फैसला करना है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात आपके सामने रखूं, 2011 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि अगर ऐसा कोई डेडलॉक हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया जाए और वो इसको रिजॉल्व करें। सही। लेकिन 2013 में फिर एक जजमेंट दिया, और उसमें मेरे बड़े भाई बड़े मोहतरम लतीफ़ खोसा एडवोकेट साहब का आर्ग्यूमेंट है कि जी ये 2011 का जजमेंट गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि कानून में, आइन में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल को एक्सेप्ट किया और कहा जी ठीक है, ये 2013 में उन्होंने 2011 का जजमेंट रिव्यू कर दिया, वापस ले लिया। तो अब अच्छा था कि 2011 का जजमेंट कायम रहता तो ये डेडलॉक का रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म था। वो लतीफ़ खोसा साहब के आर्ग्यूमेंट से, और सही आर्ग्यूमेंट था, वो रिवर्स हो गया। अब क्या तरीका है कि इसको रिजॉल्व किया जाए? इसकी वजह ये है कि देखिए लोकल गवर्नमेंट, पंजाब लोकल गवर्नमेंट जो है उसके इलेक्शन होने हैं, KPK की लोकल गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली, उसके इलेक्शन होने हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा निज़ाम डिसफंक्शनल हो जाएगा अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जो कोई है तो तरीका होगा, वज़ीर कानून है, क्या तजवीज़ है आपके ज़हन में, क्या करेंगे? यही तजवीज़ है, देखें यही तजवीज़ है कि सदर को फिर ये रिजॉल्व करना था। सदर ने फिर देखें, उससे पहले ये हुआ क्योंकि ये पार्लियामानी कमेटी थी तो स्पीकर के अंडर आती थी। स्पीकर के पास रूल 242 है, रूल 29 है, रूल 30 है, उसके तहत स्पीकर जो है वो एक रूलिंग दे सकते थे। स्पीकर ने वो रूलिंग दी, और रूलिंग यही थी कि ये तमाम मामला जो है वो सदर पाकिस्तान को भेज दिया जाए, जो कि ख़ुद अपने ऐसन तरीके से न्यूट्रलिटी से बेस्ट कैंडिडेट्स को पिक कर लें। स्पीकर की इस रूलिंग की जो तजवीज़ थी, लॉ डिवीज़न ने भी दी, अटॉर्नी जनरल ने भी उससे एग्री किया, और स्पीकर ने उस पर रूलिंग दी। तो अब जब ये मामला इस तरह सॉल्व हो गया तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑपोजिशन इसको ऐसे देख रही है, स्पीकर किसके हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, सदर किसके हैं, उनके रहनुमा रह चुके हैं, वज़ीर कानून कौन है, हुकूमत का। ऑपोजिशन तो उसको इस नज़र से खैर देख रही है ना। तो अच्छा, एक और बड़ी आम बात, आप तो अगर ऑपोजिशन इस पर सेटिस्फाइड नहीं होती है, फारूक साहब देखें 2013 में हमने देखा इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ामात लगाए जी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो धांधली की बराबर की जिम्मेदार और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना इस चीज़ को। अब जब अगले इंतखाबात होंगे, ऑपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये मामला तो फिर उठेगा जानिबदारी का, गैर जानिबदारी का, कि आप लोगों ने तो अपनी मर्जी से लगा लिए थे इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है। मैं गुजारिश करूं कि देखिए मामला सारा ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती जिससे हमेशा कोई खुश हो, लेकिन ये डेडलॉक जो है वो किस वजह से आया? वो इस वजह से आया कि 18वीं तरमीम में जो ये शिकें थीं 213 और 218, ये एक विद ड्यू रिस्पेक्ट सही नहीं बनाई गई। ये डेडलॉक का प्रोसीजर अगर उसमें दे दिया जाता तो बात ख़त्म हो जाती। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में जहां बिल्कुल, अच्छा डेडलॉक क्या है, अब आप सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। आर्टिकल 213 का जो 2A है वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मुशावरत करें और कंसेंसस से वो जो कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करे, रेकमेंड करे। वो कंसेंसस होनी नहीं है। वो तो उस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी की और PMLN की दोस्ती थी मुशर्रफ साहब के बाद, तो उन्होंने कहा जी हम मिल के ही कर लेंगे। लेकिन उनको ये एनविजेज करना चाहिए था कि बाद में ऐसे हालात आएंगे जहां इस तरह की ऑपोजिशन फ्रेंडली नहीं होगी, एक ऑपोजिशन सीरियस ऑपोजिशन होगी।
उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में उन्होंने कहा सेकंड स्टेप पार्लिमानी कमेटी में होगी, और वो आधे मेंबर अपोजिशन से, आधे मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट से होंगे, और उसमें 2/3 कंसेंसस चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी का, जो कि कभी होना नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़ा इनकरेक्ट मैकेनिज्म बनाया 2A और 2B में, और जिसका खमियाजा अब कौम भुगत रही है। बिल्कुल सही। तो इसका हल ये है कि इसको ये करना पड़ेगा जो आप तजवीज़ दे रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इनकी तकर्री हो जाएगी। दायरा खाली तो नहीं रह सकता ये ओहदा। कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सही। फरूक साहब, ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? आपको बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया है वो व्हाट्सएप के मामलात में कि आपने जज साहब को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया जो राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे। कुछ जर्नलिस्ट को मैंने देखा बड़ा टॉन्टिंग वे में ट्वीट भी इस पर करते रहे। तो इस पर ज़रा बताएं क्या मामला था? 26 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, फिर सवाल उठाया गया कि 28 को वो समाअत क्यों कर रहे थे? तो ज़रा इसको क्लैरिफाई करें। देखें, जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो मेरे भाई हैं, और मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है। उन्होंने अपनी दानिश में जो बात की, बस अल्लाह उनको अच्छा रखे, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन सच आपके सामने मैं रख दूँ जी, मैंने किसी को कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया। अब मतलब मेरे अगर नाम से ये चल रही है, फिर मैंने चेक किया, मेरे किसी लॉ सेक्रेटरी ने, एडिशनल सेक्रेटरी ने, जॉइंट सेक्रेटरी ने तो नहीं किया, सोलिसिटर जनरल ने तो नहीं किया, किसी ने किसी किस्म का कोई व्हाट्सएप मैसेज जो है किसी जज को नहीं किया। और एकदम से जो ट्वीटें चल गई, क्या कुछ चल गया कि जी लॉ मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, तो एक तो फैक्चुअली गलत है। दूसरी चीज़ पे आ जाइए, ये नोटिफिकेशन जो निकला है 26 अगस्त को निकला है। सही। यानी जब ये नोटिफिकेशन निकल चुका, ख़त्म हो गई बात, तो 27 यानी एक दिन बाद 27 की शाम को जस्टिस अजमत सईद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका फेयरवेल डिनर था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैंने भी जाना था। ये लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस शमीम साहब हैं, बड़े दीनदार आदमी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और ये आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अलवी, उनका एक ताल्लुक़ कराची से भी है, हमारे मरहूम वालिद से भी रहा है। तो वो लोग कश्मीर हाउस में थे, तो मुझे पता लगा, तो मैंने कहा जी चलिए मुलाकात भी हो जाए। फिर साथ साथ जो मैंने लॉ रिफॉर्म्स किए हैं, उन लॉ रिफॉर्म्स में हाई कोर्ट्स जितने हैं उनके चीफ जस्टिस से हमें मदद चाहिए ताकि वो सिस्टम इंस्टॉल करें सिविल प्रोसीजर में, इनहेरिटेंस में, वगैरह वगैरह। अब वहाँ 10-15 मिनट की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जी वो, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए भी ये लॉ जो है काफ़ी लेके आ रहे हैं, उनके मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा जी हमने ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोर्टें लगाई हैं। तो मैंने फिर ये बताया कि जी हमारे भी इतने सारे ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट के, इनहेरिटेंस के बहुत से हमारे प्रपोजल्स हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, फिर आप कभी फुर्सत से वहाँ लाहौर आइए या हम दोबारा आते हैं तो बैठ के एक इसका कोई मोडेलिटी भी तय करेंगे। तो बात ख़त्म हो गई। मुझे भी उस डिनर में जाना था जहाँ उनको जाना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मुझे कोई दूसरा काम अर्जेंट पड़ गया, मैं जा नहीं सका। ये लोग वहाँ चले गए और फिर एकदम से ये एक लंबी कहानी बन गई कि जी मैं तो पता नहीं उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। मैं आपको गुजारिश करूँ, आप ये देखिए कि एक और हमारे बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, वो टेलीविज़न पे आए, उन्होंने कहा जी फ़ारूक साहब तो ये मिलते रहते हैं चीफ जस्टिस से, तो ये ऐसा करें ना कि ये वो जो इतने स्टे ऑर्डर्स हैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो उनसे बात करें और विकेट करा दें। ओ नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कभी भी किसी जज से किसी केस के बारे में बात करूं। आई कैन नॉट एंड आई शुड नॉट। लेकिन फिर ये बात क्यों चली कि 26 को अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वो समाअत बाद में 28 को समाअत क्यों की उन्होंने, जब उनकी तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी हुआ? फिर समाअत किस अब देखिए, मैं शाजिया साहिबा, मैं आपसे पूछूं कि अगर 26 को वो नोटिफिकेशन था तो वो 28 को वो जज साहब जो थे वो क्यों कार्रवाई कर रहे थे, नंबर 1। और सेकेंडली फिर बकौल उनके कि जब उनको वो नोटिफिकेशन की कॉपी अगर मिल भी गई, उसके बाद उन्होंने जो वो रिमांड ऑर्डर पास किया वो कैसे पास किया। ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात ये, हम तो सबकी इज्जत रखते हैं, किसी तरह भी इंटरफेयर करना नहीं चाहते किसी के काम में, लेकिन कम से कम मेरी गुजारिश है, हमारे सारे भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, हमारे दिल में रहते हैं, ज़रा सा तहकीक कर लें। और मुझे आप पर बिल्कुल, आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है, बेहतरीन लोग हैं सारे के सारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब। आते नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जब से भारत ने कश्मीर से मुतालिक स्या इक़दाम उठाया है तब से हर पाकिस्तानी का दिल अपने कश्मीरी भाइयों के लिए तड़पता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार इस अज़म का इआदा किया कि आखिरी दम तक कश्मीरी आवाम के साथ खड़े होंगे। यही वजह है कि गुज़श्ता 26 दिनों से पाकिस्तानी मीडिया पर हर जानिब कश्मीरियों के मौक़िफ़ को उजागर किया जा रहा है और भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया की देखा देखी आलमी मीडिया भी कश्मीर के मामले पर खुसूसी कवरेज दे रहा है, खून के आंसू रो रहा है और मज़ालिम की दास्तानें बयान कर रहा है। यकीनन कश्मीर कॉज दीगर मसाइल से ज़्यादा अहमियत का हामिल है और हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो इस वक्त कश्मीर कॉज पर है। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने कश्मीर कॉज पर जान लड़ा दी, इसी तरह दीगर मुल्की मसाइल पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत संभल नहीं रही है, खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। सोने की कीमत 89,000 से ऊपर जा चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन नीचे आ रहा है। एक साल में हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे भी ले लिए हैं। बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। आवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका है। दूसरी जानिब एहतसाब का शिकंजा दिन ब दिन अपोजिशन के गिर्द तंग होता जा रहा है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी भी हमें अब औरत कार्ड शायद खेलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह पहले नवाज शरीफ ने मौतली के बाद अपनी बेटी को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया था, उसी तरह अब जरदारी साहब का केस अवाम में उनकी बेटी लड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं और ख़बरें आ रही हैं कि वालिद की बीमारी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की खामोशी पर दोनों बहनें आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की काफ़ी उन्होंने सरजनिश भी की है। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी भी औरत कार्ड इस्तेमाल करने जा रही है? दूसरी जानिब हमें नून लीग सियासत में कहीं एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। क्या नवाज शरीफ का बयानिया सिर्फ मरीम नवाज़ की मौजूदगी तक ही था? इस पर हम सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि नवाज़ शरीफ की मौतली के बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी मरीम नवाज़, हर कोई पार्टी का एक एक कारकुन उनके पीछे चलता था। लेकिन अब जब से जरदारी साहब जेल में हैं हमें आसफा भुट्टो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। कल भी हमने देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकायत की कि उन्हें अपने बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आपको लगता है कि बिलावल की जगह आसफा लेने जा रही हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं वो हमें। देखिए, एक बात तो ये है कि मेरे लिए तो हर औरत जो है, खा वो आसफ़ा हो, खा वो मरियम हो, खा वो कलसूम नवाज़ हो, खा वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा हो, खा वो शौकत खानम हो, खा आप हों, खा कोई और हो, मेरे लिए सारे वाजिबुल एहतराम और काबिल एहतराम है। लेकिन चूँकि बात सियासत की होती है, इसलिए जो सियासत से जुड़ी बात होती है तो उस लिए कहना पड़ता है कि ये पुराना हरबा है, पुराना तरीका है, पुरानी वारदात है। अब कल कश्मीर डे था, मौलाना साहब नज़र नहीं आया आपको, असफंदियार वली नज़र नहीं आया आपको, अचकज़ई साहब नज़र नहीं आया आपको, शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान घर से दे दिया, कश्मीरी नवाज शरीफ साहब ने जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं वो नज़र नहीं आया, यानी उनका कोई एक बयान नहीं आया। बिल्कुल एक दिन पहले पूरे घर वालों ने उनके साथ वक्त गुजारा और दोपहर का खाना खाया, मगर एक बयान नहीं है। हालांकि ये बयान आ जाते थे कि ये फ़लाना बुरा है तो फ़लाना अच्छा है, तो मैं थंडर त्यारा उड़ा के जाऊंगा, तो ये जो एटमी धमाके मैंने किए हैं, सारे बयान आ जाते। कश्मीर पे कश्मीरी वज़ीर आज़म का बयान नहीं आया। दूसरी, जरदारी साहब का कोई बयान नहीं आया कल, और पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह का कोई बयान नहीं आया। एज ए CM चीफ मिनिस्टर वो मंजर से गायब रहे। और इसके अलावा क्या उसको तो हमें समझ लेना चाहिए ना, उन्होंने हुकूमत का जो एक कॉल थी कश्मीर आर की, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया इसको ना। यही दुख है, ये एक सिंपल बात नहीं है। देखिए, ये सिंपल बात नहीं। आज कह रहे हैं कि कश्मीर पे फॉर एग्जांपल कश्मीर पे आप कश्मीर का सौदा हो गया, ट्रंप के ट्रैप में आ गए ज़ालिमों, गुमराह क्यों करते हो? कोई ऐसा सौदा हो सकता है? इमरान खान खाली अकेला सौदा कर सकता है जिसमें पहले इमरान खान जंग लड़ रहा था वहाँ मकबूजा वादी में, श्रीनगर में हमारे पाकिस्तानी फ़ौज थी या हमारी हुकूमत थी? ये बुरहानुद्दीन वानी 5वीं पीढ़ी लड़ रही है जंग, ये वो लड़ रहे हैं जंग। ये उनका है। ना मोदी इसको बेच सकता है, ना इमरान खान बेच सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, ना मोदी खरीद सकता है, बेच सकता है, ना ट्रंप कर सकता है, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी। ऐसी कौम को कोई नहीं दबा सकता। ये एक झकावा है। दूसरी बात ये हो गई जो आप कह रही थी कि औरत कार्ड। अब देखिए, हमें कहते हैं, जरदारी साहब परसों कह रहे थे कि फरियाल के ख़िलाफ़ ही सारा कुछ कर लिया, फरियाल को तो छोड़ दो, उसको रात को 12 बजे गिरफ़्तार कर लिया। और मियाँ साहब ने एक दिन कहा था मरियम देखें,
मरियम को भी, मेरी बेटी का भी एहसास ना किया, वो भी ये पेशियाँ भुगत रही हैं, वो भी जेल में जा रही है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने बीबी को, जमाइमा को, आयशा अहद को और नुसरत भुट्टो के साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या मुकदमे नहीं करवाए। और पीपल्स पार्टी की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी जिस पे इसहाक डार साहब ने एतराफ़ी बयान दिया हुआ, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हाउस ऑफ शरीफ की 21 खवातीन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और आपस में क्या करते रहते हैं। लेकिन मेरा फिर भी नहीं, मैं कहता हूँ कि या प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, या जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, या हमारी मरियम को भी मरियम समझें, या फिर और जैसे हमारी घरों में पुलिस दाखिल हो जाती है, जैसे हमारी मरियम और फरियाल को थप्पड़ लगते हैं कचहरियों में, जैसे हमारी मरियम और वो जेलों में तड़प रही हैं, वैसे या तो उनको भी अपनी वाली सहूलतें दें या उनको भी आप उधर वापस लाएं। एक नज़्म है, ये ज़रूर पूरे पाकिस्तानियों के लिए मैं चाहता हूँ, और जरदारी साहब के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दोनों के नाम करता हूँ मैं ये नज़्म, कि हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, आपकी औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो हों ही काबिल एहतराम, मगर साहिब ये कैसी आपकी धरती, ये कैसा आपका निज़ाम। मेरी ज़ैनब रोज़ लुटे, मेरी शरीफां बरहना फिरे, मेरी असमत की असमत दरी हो अस्पताल में, मेरी निशवा रोज़ तड़प तड़प मरे, मेरी औरत को बाज़ारों में घसीटा जाए, मेरी औरत को सरेआम पीटा जाए, मेरी सकीना, मेरी फ़जीला कि किसी को ना दिखें दुख, मेरी उम्मे रबाब चांडियों को मिले ना इंसाफ। और साहिब, आपको ख्याल सिर्फ मरियम का, आपको दुखी नज़र आए सिर्फ फरियाल, क्या जवाब दोगे रोज़े मैशर अगर हो गया मेरी औरत का सवाल। हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, आपकी औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो हों ही काबिल एहतराम, मगर साहिब ये कैसी आपकी धरती, ये कैसा आपका निज़ाम। मेरी औरत चौकों चौराहों पे खड़ी, मेरी औरत के लिए हर घड़ी क़यामत की घड़ी, मेरी औरत जेलों में नाजायज़ बच्चे जने, मेरी औरत रोज़ थाने कचहरियों में रुले। और साहिब, आपको ख्याल सिर्फ मरियम का, आपको दुखी नज़र आए सिर्फ फरियाल, क्या जवाब दोगे रोज़े मैशर अगर हो गया मेरी औरत का सवाल। हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, औरतें हों ही काबिल एहतराम, औरतें तो हैं ही काबिल एहतराम, मगर साहिब ये कैसी आपकी धरती, ये साहिब ये कैसा आपका निज़ाम। आपकी औरतें राज करें, मेरी औरतें कूड़ादान, आपकी औरतें अशरफुल मखलूकात, मेरी औरतें हैवान। और साहिब, आपको ख्याल सिर्फ मरियम का, आपको दुखी नज़र आए सिर्फ फरियाल, क्या जवाब दोगे रोज़े मैशर हो गया अगर मेरी औरत का सवाल। और आखिरी शेर है, साहिब अभी भी वक्त है, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, साहिब अभी भी वक्त है, बदल लो ये निज़ाम। मेरी औरत की इज्जत होगी, बढ़ेगा आपकी औरत का मान, अपनी औरतों की खातिर ही समझ लो मेरी औरत को भी इंसान। औरतें आपकी, औरतें हमारी, औरतें तो हों ही काबिल एहतराम। हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो हों ही काबिल एहतराम। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त आपकी नज़म थी, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सर फिरे मोदी की नफरत और शिद्दत पसंदी से सिर्फ कश्मीर के अवाम मुतासिर नहीं हो रहे हैं, बल्कि इससे भारत में मुकीम मुसलमान भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़े हिंदुत्व को फ़रोग देने वाले मोदी ने अब भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न के तहत 19 लाख अफराद शहरियत से महरूम कर दिए हैं, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। आसाम की आबादी 3 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 90 लाख बंगाली नस्ल के लोग शामिल हैं, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है। जबकि बरतानवी दौर और 1971 में बांग्लादेश की जंग के वक्त भी काफ़ी लोग वहाँ पर आकर आबाद हुए थे। मोदी के इस इक़दाम को भारत के अपने लोग मुसलमानों को भारत से बेदखल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। सवाल ये है कि दुनिया भर में मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम की दास्तानी आखिर कब खत्म होगी? क्या दुनिया को अब भी समझ नहीं आ रही है कि मोदी का असल मकसद कश्मीर पर कब्जा नहीं सिर्फ, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खात्मा है इस खित्ते से। मोदी सरकार में भारत में बसे 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों पर जिंदगी को तंग कर दिया गया है। आलमी दुनिया खामोश है। क्या इससे वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज दिए गए बयान को तक़वियत नहीं मिलती कि दुनिया इसलिए खामोश है कि कश्मीरी मुसलमान हैं? दुनिया ने इंसानियत के म्यार के लिए आखिर दो पैमाने
क्यों रखे हुए हैं? जबकि दूसरी जानिब करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और भारत में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पेशरफ की खबर भी सुनाई और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा ने भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी है। सवाल ये है कि क्या करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात करने वाला भारत कभी कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा? इस पर बात करने जा रहे हैं हम। मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपका। शमशाद साहब, इस मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा हालात में जो मोदी कश्मीर में कर रहा है, इससे पहले भी हम बारहा उनको इंडिया को, मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके, लेकिन मौजूदा हालात में जब वज़ीर आज़म भी ये बात कर चुके हैं कि मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मशरूत पेशकश की है, आप कर्फ्यू हटा दें, वहाँ पर जो बर्बरियत है उसको ख़त्म कर दें, हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने दें, तो मुज़ाकरात के बारे में बात हो सकती है। नहीं, देखिए सुने, देखिए ये आप लोग मीडिया ने इसको सारा, मेरे ख्याल में जो मैं समझ रहा हूँ अब इस सिचुएशन से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा है वो बातें होती हैं कि जो हमारी पॉलिसी होती है, जो हमारे बुनियादी बेंचमार्क्स होते हैं, वो उनको रिपीट कर रहे हैं। तो ये अभी सवाल ही पैदा नहीं होता कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये लेकिन ये बात हुई है, नहीं, ये बात ये बात हुई है, ये बात हुई है। चले जी, बस अच्छा हो गई है तो हो गई है, तो मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकता, डायलॉग हो ही नहीं सकता इस वक्त। मैं बताऊंगा, यही मैं पूछना चाह रही थी। ये जो बातें हैं ना, मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस में अच्छी तरह उन सबको पता है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है। मैं बता दूं, इस वक्त जो वक्त है वो सारे का सारा फोकस जो है वो कश्मीरियों की हालत ज़ार है। उसके लिए वो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बात की है कि आप ये ख़त्म करें तो फिर रास्ता बनेगा जो बाद में एंगेजमेंट का है। ये मतलब लेना, और मीडिया ले उड़ता है चीज़ों को बिल्कुल गलत साइड पे। अगर मोदी ने इस ऑफर की बिना पर उसने डायलॉग शुरू करना था तो वो इतना बड़ा कदम कभी कर सकता था जो उसने कश्मीर में जो सिचुएशन पैदा की है। ये देखिए, ये गलत शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज को गलत साइड पे मत लेके जाइए। और ये और भी लोगों ने गालिबन इस किस्म का मतलब लिया है, ये बिल्कुल उनका मतलब नहीं है शाह महमूद कुरैशी। कम से कम मैं जो समझता हूँ, आप शाह महमूद कुरैशी से क्लैरिफाई करवाइए। देखिए, बात ये है, जिस शख्स ने ये अल्फाज कहे हैं, जिससे आप ये मतलब ले रहे हैं कि हमने ऑफर की है, तो बेस्ट ये होगा कि आप उनसे पूछिए कि आपने बातचीत की। अच्छा ठीक है, करतारपुर राहदारी के ऊपर तो ये है कि उन्होंने कोई ऑफर नहीं की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोनों मुल्क की राहदारी को ज़ाहिर इस पर काम भी हो रहा है, नवंबर में कहा जा रहा है इसको खोलना भी चाहते हैं, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते आपको भी पता होगा बीजेपी के एक रहनुमा ने कहा था इस राहदारी को ना खोला जाए। ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा था। आपको लगता है कि बीजेपी में अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि अगर उन्होंने इस पर आकर सिख बिरादरी को तंग किया तो एक और जो उनकी खालिस्तान तहरीक है वो जोर पकड़ेगी और सिख बिरादरी और उनके खिलाफ हो जाएगी? अब आप समझते हैं कि ये रियलाइजेशन हो रही है बीजेपी में? देखिए, बीजेपी के किसी आदमी ने अगर बयान दिया है तो उसको मैं कोई किसी हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं समझ सकता। ये भी अगेन वही बात आ जाती है। अब हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा शेख रशीद कोई बयान दे देता है, क्या वो हुकूमत की पॉलिसी बन जाती है? करतारपुर के सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन बड़ी साफ है और हमने ये जेस्चर जो है ये कोई मोदी के लिए नहीं किया, ये सिख बरादरी के लिए है और उस जेस्चर पर हम कायम हैं और उस पर हमारी तरफ से कोई तब्दीली नहीं है। अगर कोई तब्दीली होगी तो वो मोदी की तरफ से होगी, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि ये बीजेपी के किसी शख्स के कहने से कोई हम ये ले ले पोजीशन कि मोदी की सरकार ने पॉलिसी बदल दी है। तो आप ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिल से गौर कीजिए। जब ये हुकूमत दिल्ली में बैठी जो हुकूमत है वो बताएगी कि हमें करतारपुर से कोई मसला है तो फिर आप रिएक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान हमारे साथ थे। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कानून हसन असलम शाद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अभी मैं अपने इंट्रो में हसन साहब आपने भी सुना होगा बात करी थी कि कश्मीर के बाद अब आसाम में भारत ने मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी है, उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला किया है। यहाँ पर ज़्यादा लोग बांग्लादेश से आकर आबाद हुए जो 1971 में यहाँ पर आए थे। आलमी कानून इस बारे में क्या कहता है कि क्या भारत को ये इस तरीके से हक हासिल है कि वो इस तरीके से लोगों को मुल्क बदर कर सके, निकाल सके? जी शाजिया, शुक्रिया। देखिए शाजिया, इसमें हमें कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एक
इवेंट के तौर पे, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं और इस जुल्म की वजह से लोग जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं और उनके जो हुकूक हैं वो पामाल हो रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अभी तक फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं, उसके मुताबिक ये मैटर जो है ये अभी इंडिया का इंटरनल मैटर है। अभी ये मैटर जो है इंटरनेशनल डिमेंशंस में नहीं गया, क्योंकि अगर इन लोगों को मुल्क बदर किया जाता है या क्रॉस द बॉर्डर जाते हैं तो फिर एक रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो शुरू हो सकता है। और उसके बाद आपकी जो है आप ये कह लीजिए कि डिफरेंट जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के, उन मुआहदों की फिर डिफरेंट जो शिकें हैं उनके तहत जो है फिर ये क्लेम किया जा सकता है कि हिंदुस्तान जो है वो इनके हुकूक की पामाली कर रहा है। ये सब चीजें जो है ये वक्त के साथ साथ जो है इंटरनेशनल रेडार पे आएंगी। देखिए, एक और चीज जो बहुत जरूरी हमें जहन में रखनी पड़ेगी वो ये है कि जो बैनुल-अक़वामी कानून है उसमें ताकत जो है उसकी एक अपनी जबान है और उस ताकत के बिना पे बहुत सारे जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन या वायलेशन जो है वो डिटरमिन होती है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं, आप ये कह लीजिए इंटरनेशनल जो कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट्स हैं डिफरेंट ममालिक की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इसके अंदर। लेकिन आपका जो पॉइंट है कि ये जो हो रहा है ये क्या ये किसी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है? ये सवाल मेरा ये है। जी देखिए वही आपने जो मुझे कहा, इंटरनेशनल लॉ की तो वायलेशन ये है। और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जब ये थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, अगर फर्ज करें कि इन लोगों को मुल्क बदर किया जाए हिंदुस्तान से, ये इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करें, तो फिर तो एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है और जिसके बाद फिर बहुत सारी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनकी वायलेशन होगी, जिसमें इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन है, उसके अलावा और बहुत सारी इंटरनेशनल जो है ट्रीटीज हैं जिनकी वायलेशन हो सकती है, जिसमें एक इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, एक इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। ये बहुत सारी जो कन्वेंशंस हैं ये इन्वोक हो सकती हैं। लेकिन जो पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो सारे बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं ये इंटरनेशनल रेडार पे आने के लिए बहुत सारी जो है इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी होंगी जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। कौन कौन से ममालिक जो है इसके खिलाफ बोलेंगे, दुनिया खामोश रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब चीजें जो है ये अभी वक्त के साथ साथ डिटरमिन होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन असलम शाद हमारे साथ थे। नाज़ा, आज का एडिटोरियल, जुल्म आखिर जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी से खुद इसकी अपनी फ़ौज में भी एक बेचैनी पाई जाती है। ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक दबाने वाली मोदी सरकार को नज़दीक शायद अपने फ़ौज की कोई भी उसके नज़दीक कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम ने खुद भारतीय फ़ौजियों को भी कई नफ्सियाती मसाइल का शिकार कर दिया है। यही वजह है कि हमें आए रोज़ किसी ना किसी भारतीय फ़ौजी की खुदकुशी की इत्तला मिलती रहती है। चंद दिन पहले भी मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 फ़ौजियों ने खुदकुशी की थी, जबकि इनमें से एक ने बीवी को गोली मारने के बाद खुदकुशी का फिर रास्ता अपनाया। जबकि कश्मीर पर कब्जा करने के ख्वाब देखने वाले मोदी की अपनी राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके मुताबिक साल 2011 से लेकर 2018 के दरमियान इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के 892 जवानों की मौत जो है ये खुदकुशी की वजह से हुई है। भारत की तीनों अफवाज में हर साल 111 नौजवान खुदकुशी करते हैं, जबकि आर्मी में सालाना जो रेशो है ये 88 है। 88 सालाना जो आर्मी की तरफ से लोग हैं, इनके जो फ़ौजी हैं वो खुदकुशी करते हैं। जबकि इसके साथ साथ मकबूजा वादी में तैनात भारतीय फ़ौजियों को दीगर ममालिक की जानिब से भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी एक मिसाल हमें इस महीने में मिली, जब कैनेडियन इमिग्रेशन ने भारत के 2 साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स, 3 साबिक ब्रिगेडियर्स और इंटेलिजेंस के 2 ऑफिसर्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। वीज़े ना देने पर कैनेडियन इमिग्रेशन ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम अफसरान मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम में आखिर मुलविस रहे हैं, इसलिए मज़कूरा जो ये भारतीय साबिक फ़ौजी हैं इनको वीज़े हम नहीं दे रहे हैं। जबकि भारतीय फ़ौज में बगावत भी अब एक आम होना शुरू हो गई है। इसी महीने कश्मीर में तैनात अफसर ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करने से भी इनकार कर दिया था। कर्नल विजय आचार्य ने भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म करने के हुक्म पर फौज से इस्तीफा दे दिया। कर्नल विजय ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि उनके इस्तीफे की वजह कश्मीर है, हम कैसे अपने लोगों को मार सकते हैं, मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने साथ में बाय इंडियन आर्मी भी लिखा। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय फौजी भी मर रहे हैं, लेकिन भारत इनके बारे में मीडिया पर नहीं बता रहा है। मतलब ये कि दुनिया मका फाते अमल है। कश्मीरियों पर जुल्म की दास्तानें रकम करने वाले अब खुद
अपनी जिंदगियों को ख़त्म करने लगे हैं। शिद्दत पसंद मोदी के पास अब भी वक्त है कि संभल जाए, वरना ये आग इसको अपनी लपेट में ले लेगी और शायद फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।